कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। तीखे तेवर, बेबाक बयान और विकास पुरुष की अपनी चमचमाती छवि के बूते नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर पूरी तरह से छा जाने को बेताब है। गोवा में चुनाव अभियान कमेटी की कमान संभालने के बाद मोदी ने एक बार फिर किसी कॉलेज के दरवाजे पर दस्तक दी है। नरेंद्र मोदी की इस राजनीतिक दस्तक ने एक बार फिर उनके विरोधियों ही नहीं बल्कि उनके अपनों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। क्योंकि पार्टी में मिले प्रमोशन से उत्साहित मोदी अब गुजरात से निकलकर देश के मंच पर गरज रहे हैं और इसीलिए पार्टी में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को मजबूत करने के बाद अब मोदी का अगला मिशन बन गया है इमेज बिल्डिंग। कल हमारे कांग्रेस के मित्र बयान देंगे, मोदी झूठ बोल रहा है, फलानी जगह पर फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है, टिकली जगह पे फॉरेंसिक। मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं। ट्यूशन होगा, उस पुणे के फर्गुसन कॉलेज के मंच से एक बार फिर मोदी ने अपने विरोधियों को ललकारा है। मोदी की इस ललकार के क्या है मायने और क्या है उनका पॉलिटिकल गेम प्लान। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे मोदी के उसी सीक्रेट प्लान की जिसके जरिए वो धो डालना चाहते हैं अपने दामन पर लगा गुजरात दंगों का सबसे बदनुमा दाग। और लोग पावर में इंटरेस्टेड हैं, हम एम्पावर की प्रायोरिटी रखते हैं। उनको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, हमें देश के हर नागरिक को एम्पावरमेंट देना है। बहुत बड़ा बदलाव है मित्रों हमारी सोच में। 5 महीने पहले की बात है जब देश के टॉप कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैनेजमेंट गुरु बने थे नरेंद्र मोदी और आज एक बार फिर मोदी ने एक दूसरे फर्गुसन कॉलेज पर मंच संभाला। खास बात यह है कि 5 महीनों के इस अंतराल में मोदी के भाषणों में बड़ा फर्क साफ नजर आता है। श्रीराम कॉलेज के भाषण में जहां गुजरात और उसके विकास का मुद्दा हावी था, वहीं फर्गुसन कॉलेज पहुंचते पहुंचते मोदी के भाषण में हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे ने भी जगह बना ली है। मोदी के ये बोल क्यों बदल गए हैं, इसकी पड़ताल करेंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए फर्गुसन कॉलेज से मोदी की ये ललकार। समयानुकूल परिवर्तन के साथ मैं मित्रों काल बाह्य चीजों को छोड़ने का पक्षकार हूं। मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। देखिए, मोदी का जो आज का भाषण था उसमें कुल मिलाकर आप देखें तो वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो वो अक्सर कहा करते हैं, यानी जो मौजूदा सिस्टम है उसकी वो तीखी आलोचना करते हैं, उसका उपहास करते हैं। और अब ज़रूरत कहीं ये है कि मोदी उससे आगे बढ़ें। मोदी ये बताएं कि वो स्वयं अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वो किस तरह का भारत बनाना चाहेंगे, किस तरह का भारत देखना चाहेंगे, क्या विजन है उनका देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, युवाओं के बारे में। मेरे ख्याल से उनके भाषणों में कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखाई देती है। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में मोदी का ये भाषण यूं तो देश में उनकी छवि चमकाने के एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मोदी के इस भाषण में कुछ बातें ऐसी भी शामिल हैं जो उनके विकास कार्ड और हिंदू कार्ड के बीच की दूरी को मिटाती नजर आ रही है। वो क्या बात है, आप भी उन बातों की गहराई को थोड़ा समझ लीजिए। वीर सावरकर का मतलब जिक्र करना शुरू में बहुत मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीर सावरकर हिंदुत्व जिसको लेके इतना हम लोग चर्चा करते हैं, वो हिंदुत्व वर्ड वीर सावरकर ने दिया था। उसी फिलॉसफी के आधार पर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ, उसी फिलोसॉफी के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो आज नरेंद्र मोदी के भाषण में ये जो आरएसएस पर्सपेक्टिव है, आरएसएस के लोग खुश होंगे कि वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहिए, हमको इंडियनाइजेशन चाहिए, मॉडर्निटी विथ इंडियनाइजेशन। तो ये तो स्वदेशी हुआ ना। मेरे पुणे के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कांग्रेस से हिसाब देना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं? गरीबी हटाने का वादा किया था, वादा निभाया। अपने भाषण में एक बार फिर मोदी ने विरोधी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तलखी में लिपटी मोदी की भाषा और उनका अंदाज तो पुराना था, लेकिन खास बात यह है कि इस बार उनके भाषण में गुजरात का जिक्र कम और देश का जिक्र ज्यादा था। वो अक्सर गुजरात जाते हैं, गुजरात में ही रहते हैं, गुजरात की बातें करते हैं। इस बार उन्होंने उस गुजरात को कम करने की कोशिश की। और एक बात ये भी है कि अभी जो बड़े चुनाव हैं वो कुल मिलाकर दूर हैं, तो क्या वो अभी से बात करें भविष्य के बारे में, क्या अभी से अपना विजन बताएं, जबकि उनके नाम की घोषणा भी नहीं हुई है। पर मोदी का जिस तरह का अंदाज है, जिसमें वो हर चीज़ को फौरन करना चाहते हैं, तेज़ी से करना चाहते हैं, उसमें क्यों नहीं उनको ऐसा करना चाहिए और उसमें विस्तार से बात करनी चाहिए ताकि उनकी बात घर घर पहुँचे। ये एक कमी है मोदी के भाषणों में लगातार दिखाई दे रही है। और ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश करने वाले मोदी जब अपनी खास डिक्शनरी और नए जुमलों से लैस होकर फर्गुसन कॉलेज के मंच पर उतरे, तो हर बार की तरह उनकी तुकबंदी पर इस बार भी जमकर तालियां बजी। लेकिन मंच कोई भी हो, नरेंद्र मोदी इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं कि अपनी बात कब और कैसे किन कानों तक पहुंचानी है। देखिए, संघ परिवार में जितने भी एजेंडे हों, जितनी भी डिवीजन ऑफ लेबर हो, एक बात तो साफ है कि जो सब कुछ चलाता है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो आरएसएस है। यानी आरएसएस ही सब कुछ तय करता है। जब वो सब कुछ तय कर रहा है तो उसमें किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि उसी परिवार का कोई व्यक्ति उससे कहीं भी अलग जाने की कोशिश करे। बीच में ये छवि जरूर बन रही थी कि मोदी आरएसएस की भी परवाह नहीं करते हैं, आरएसएस से ऊपर हो गए हैं और दूसरी जो संघ की संस्थाएं उनको दबाने में लगे हुए हैं गुजरात में। पर इस समय वो बिल्कुल आरएसएस की आप कह सकते हैं शरण में है। उनमें बड़ी दोस्ती है, उनमें बड़ी अच्छी छन भी रही है, बातचीत भी अच्छी उनकी हो रही है। एक प्रकार से आज के मेरे भाषण को बांधने में बहुत एक मात्रा में सोशल मीडिया में मुझे एडवाइस करने वाले उन नौजवानों का योगदान। गुजरात का चुनाव तीसरी बार जीतने के बाद से मोदी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने की मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी के अंदर तो उनकी हैसियत और रुतबा बढ़ ही गया है, लेकिन पिछले 6 महीने के भारत भ्रमण के बावजूद मोदी की छवि देश की नजर में कितनी सुधरी है, इसका जवाब सामने आना अभी बाकी है। लेकिन हाल ही में उनके एक बयान ने जो बवाल मचाया, उसने उनकी बढ़ती शोहरत के कदम रोके जरूर हैं और उभार दिया है उनका वही पुराना दाग। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख तो तब भी होता है जब कुत्ते का पिल्ला कार के नीचे दब जाता है। मोदी के इस बयान ने उनकी छवि को चमकाया या फिर गुजरात दंगों के उनके दाग को वापस दिलाया, ये बताएंगे आगे। लेकिन पहले देखिए मोदी के इस बयान पर विरोधियों का पलटवार। उसका क्या ख्याल है कि मुसलमान जो हैं वो जो पप्पी से भी कम हैं? जो कुत्ते के बच्चे की उसने बात कही है, कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो तुझे अफसोस हो सकता है, और मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ उसके ऊपर कोई वो नहीं हो सकता। और अगर कोई रास्ते में ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा है कि यहां किसी की मौत हो जाए, तो ये गाड़ी में पीछे बैठ के क्या कर रहे थे? हम इनसे पूछना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। वो पागल कुत्ते होते हैं जो प्रतिमा को भी अपवित्र कर देते हैं। हिंदू मुसलमान मिल के आने वाले चुनाव में ऐसे पागल कुत्ते से भारत माता की प्रतिमा को
2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की भूमिका पर हमेशा से सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन मोदी ने रॉयटर्स को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अफसोस क्यों। गुजरात दंगों को लेकर मोदी अपने इस अड़ियल रुख से क्या जताना चाहते हैं, इसकी बात करेंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए क्यों मोदी अब खुद को विकास पुरुष की बजाय बता रहे हैं हिंदू राष्ट्रवादी। जब वाजपेयी जी जब फेस था उस समय आडवाणी वाज द हार्डलाइनर, और जब आडवाणी जब एक चुनाव में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने थे उस समय नरेंद्र मोदी वाज द हार्डलाइनर। तो अभी नरेंद्र मोदी जब फेस पोस्टर बॉय आप कह रहे हैं, तो हु वाज द हार्डलाइनर फेस। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, बीजेपी पॉलिटिकली करता है, आरएसएस कल्चरली करता है, वीएचपी रिलीजियस वे में करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें नरेंद्र मोदी का समस्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी खुद आज वाजपेयी और आडवाणी 2-in-1 रोल प्ले करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में क्या मोदी ने अपना रास्ता बदल दिया है? पहले विकास अब हिंदू राष्ट्रवाद की दो नावों पर मोदी क्यों सवार हो रहे हैं? साथ ही आपको बताएंगे मोदी को आज भी डरा रही है कौन सी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नदी में नाव और नाव में सवारी, ऐसे सफर का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दो नाव की सवारी में एक नाव डूबता ही। लेकिन देश की राजनीति में आज एक शख्स ऐसा जो दो नाव की सवारी करता नजर आ रहा है, और उस शख्स की मंजिल है देश का सबसे ताकतवर पद, यानी प्रधानमंत्री का ताज। व्यक्ति विशेष में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी में प्रधानमंत्री के तगड़े दावेदार नरेंद्र मोदी किस तरह हो रहे हैं दो नावों पर सवार। लेकिन उससे पहले देखिए मोदी के दो बोल वचन। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. हिंदू तो मैं भी हूं, लेकिन मैं हत्यावादी हिंदू नहीं हूं। और राष्ट्रवादी का अर्थ यह नहीं है कि भारत जैसे बहुसंख्यक, बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक, बहुभाषाई, बहुजातीय, बहुपरंपराओं वाले देश में कट्टर हिंदूवादी का अर्थ हत्यावादी हिंदू हो जाए। 6 फरवरी को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में विकास की बात और आज पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा के आधुनिकीकरण के नाम पर आरएसएस का एजेंडा यानी स्वदेशी राग। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैकेजिंग को लेकर बेकरार नरेंद्र मोदी ने शायद अब खुलकर चल दिया है दोहरा दांव। मोदी जिस स्थान पर हैं वहां वो हिंदुत्व की बात करेंगे और वो बात करेंगे विकास पुरुष की भी। यानी अगर आप देखें बीजेपी का इतिहास तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हुए वो एक खास स्तर तक पहुंच सकती है बीजेपी। जहां तक सीटों का सवाल है, उसको कोशिश ये करनी है कि उससे कहीं आगे जाए। तो उसमें वो विकास की बात कर सकते हैं, गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं, डिसाइसिव नेता हैं, ये बात कर सकते हैं। ये उसमें और वो जोड़ना चाहते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जोड़ेंगे तभी वो किसी बड़े आंकड़े पर पहुंचेंगे। ये भाव मेरे ख्याल से बीजेपी में आ गया है। लेकिन शायद मोदी को आज भी उस सवाल का जवाब तलाशने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आखिर पिछले 6 महीने से देश भर में घूमने के बाद भी उनकी छवि सुधारने की मुहिम एक बार फिर दंगों के उसी दाग में आकर क्यों ठहर गई है। सवाल ये भी है कि क्या मोदी कभी अपने दामन से छुड़ा सकेंगे गुजरात दंगों का वो दाग। गोधरा का इशू नरेंद्र मोदी लाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो सेकुलर सेक्शन, सो कॉल्ड सेकुलर सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, खासकर कांग्रेस से लेके मुलायम, मुलायम से लेके लालू, लालू से लेके लेफ्ट, ये गोधरा का जो डेंट है, वो जो कलंक है, उसको बार बार ले आने की कोशिश करेंगे। और उसको, उसमें किसका फायदा किसका नुकसान, वो इलेक्टोरल बैटल में बाद में दिखा जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से एक ध्रुवीकरण की राजनीति, अभी ये एकदम मतलब वॉल राइटिंग, इसके बाहर आप आज नहीं जा सकते हैं। गुजरात चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मोदी आज देश में एक कामयाब राजनेता के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी के लाख दावों के बावजूद आज भी ये सवाल खड़ा है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में क्या देश में माहौल बन गया है।
आज पूरी देश में पूरी नेशनल पॉलिटिक्स जो है ये मोदी सेंट्रिक है और कांग्रेस मोदी से ज्यादा मोदी का जिक्र करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो इन्फ्लेशन का इशू है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का इशू है, कांग्रेस का जो पॉलिसी पैरालिसिस का इशू है, कांग्रेस का जो लैक ऑफ गवर्नेंस का इशू है, ये तो नेचुरल है ना, क्योंकि 10 साल हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी ये लॉ ऑफ नेचर है। तो कांग्रेस को सूट करता है। अगर नरेंद्र मोदी खुद इशू बन जाते हैं तो आप नरेंद्र मोदी के इशू में पूरी आप कमान आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ रखिए और अपना जो मुद्दा है जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण है उसको आप आराम से डाइवर्ट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति इन दिनों तलवार की तेज धार से गुजर रही है। उनका एक भी गलत बयान उन्हें राजनीतिक गर्त में धकेल सकता है। लेकिन मोदी की शख्सियत की सबसे खास बात यह है कि गुजरात दंगों के बोझ तले उनके कंधे आज भी झुके नहीं हैं। लेकिन आज भी मोदी के सामने यही सवाल खड़ा है कि क्या कभी वो देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT, एंड टॉप मोस्ट वेरी ब्राइट ऑफिसर्स उस SIT को देखते हैं। वो रिपोर्ट आया, दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। उस रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दिया गया है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया है। कहां बहाल किया है? ये तो FIR भी नहीं लॉन्च होने देते अपने प्रदेश में। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी देश की दहलीज पर दस्तक तो दे रहे हैं, लेकिन अभी वो एक दोराहे पर खड़े नजर आते हैं। देखना होगा कि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की नरमपंथी राह पर आगे कदम बढ़ाएंगे या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की कट्टरवादी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वो खुद को हिंदू राष्ट्रवादी लौह पुरुष दिखाएंगे या फिर विकास पुरुष के तौर पर आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो पूरा देश देख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी हो रहे हैं दो नावों पर सवार।